नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर मोशन फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है पर्वत प्रदेश में पावस। और पर्वत प्रदेश में पावस जो चैप्टर के जो राइटर हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, ये मान के चलिए कि इन कवि के बारे में क्या कहा जाए, जबरदस्त कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। जो कुछ भी लिखा है इनके द्वारा वो सब प्रकृति के रूप में लिखा गया है, और प्रकृति के रूप में जितना इनके द्वारा लिखा गया है शायद किसी कवि ने लिखा होगा। ये मान के चलिए कि मानवीयकरण जो अलंकार है उसको इन्होंने समाहित किया है, जबरदस्त तरीके से लिखा है। और जो सुमित्रा नंदन पंत है इनके द्वारा जो काव्य में जो समाहित किया गया है, ये मान के चलिए कि किसी भी कवि के द्वारा इसे समाहित नहीं किया गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले इनके परिचय को पढ़ेंगे, उसके बाद में परिचय के बाद में सबसे पहले इनके परिचय को जानेंगे। परिचय के बाद में जो पैराग्राफ इनके द्वारा लिखे गए हैं, इनकी जो पोएम से हमने लिए हैं, वो पैराग्राफ के बारे में उनकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या के बाद में एक एक मीनिंग में आपको समझाने वाला हूं यहाँ पर, और उस मीनिंग के बाद में उसकी व्याख्या को, पूरी व्याख्या को मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है। उसके बाद में इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न उस पैराग्राफ से बनने वाले हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उस पैराग्राफ के 5 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक एक पैराग्राफ को आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। जब इस चैप्टर के पूरे पैराग्राफ खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ पर कराने वाला हूँ। पेपर में चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर पर्वत प्रदेश में पावस, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो लिखा गया है। और इस चैप्टर के अंदर इन्होंने जो कुछ लिखा है उसे हम लोगों ने यहाँ पर समाहित किया है, और एक एक बात आपको यहाँ पर समझनी है, और एक एक बात आपको यहाँ पर नोट करनी है। पेन और नोटबुक लेकर के आपको बैठना है। जो पॉइंट आपको यहाँ पर बताया जाए जबरदस्त तरीके से आपको समझना है, और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। एक पॉइंट भी छूटना नहीं चाहिए। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका ध्यान ही सबसे मेन है। प्रैक्टिस में आपको इस चैप्टर को जरूर लेना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है। तो पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत ने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी बोला है, वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। तो चलिए देखिए सुमित्रा नंदन क्या कहते हैं, क्या है इनका सारा मैटर समझते हैं। एक एक बात सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो 20 मई 1900 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ है वो 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ है। अल्मोड़ा जिले के, कौन सा जिला था? अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो है अल्मोड़ा तथा इनका जो कॉलेज प्रयाग में मयूर सेंटर कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई थी। और ये जो कॉलेज था अल्मोड़ा तथा, ये तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई है? अल्मोड़ा में। और इनकी जो कॉलेज शिक्षा है वो प्रयाग के मयूर सेंटर कॉलेज के अंदर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ। 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए कॉलेज भी छोड़ दिया। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन हुआ उसमें भाग लेने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने सारा कॉलेज जो पढ़ा इन्होंने वो सब कुछ छोड़ के रख दिया। ठीक है। स्वाध्याय में लग गए और स्वयं ही अध्ययन करने लग गए। कॉलेज को इन्होंने त्याग दिया। अनेक वर्षों तक वे आकाशवाणी से जुड़े रहे। अनेक वर्षों तक आकाशवाणी में इन्होंने काम किया, आकाशवाणी से जुड़े रहे। उनकी साहित्य सेवा यूं तो 4 वर्ष से ही शुरू हो गई थी। इनकी जो साहित्य सेवा है, इनके द्वारा जो लिखी गए साहित्य हैं, उनमें इन्होंने जो सेवा दी है वो 4 वर्ष की उम्र जब इनकी थी तब से इन्होंने शुरू कर दिया था। किंतु व्यवस्थित ढंग का लेखन कॉलेज जीवन से प्रारंभ हुआ। जो एक समाहित लेखन होता है, जो तरीके से जो लेखन किया जाता है, वो कॉलेज के समय से इनका शुरू हुआ माना जाता है। उनके साहित्य के महत्व को देखते हुए उन्हें साहित्य अकादमी सोवियत रूस तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 28 दिसंबर 1977 को इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। अर्थात इनका ये
मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए थे। 28 दिसंबर 1977 को ये मृत्यु लोक को प्राप्त हुए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सबसे मेन बात है यहाँ पर हमने सीखा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था कब? 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ। अल्मोड़ा जिले के एक कोसानी नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ। उसके बाद में हमने यहाँ पर जाना है कि इनकी जो शिक्षा हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा, वो इनके अल्मोड़ा जिले में ही हुई थी। और उसके बाद में कॉलेज जो शिक्षा हुई है इनकी, वो प्रयाग के अंदर एक कॉलेज है, मयोर सेंट्रल कॉलेज, वहाँ पर इनकी शिक्षा हुई। गांधी जी के कहने पर असहयोग आंदोलन में ये गए और उस वजह से इन्होंने क्या कर दिया था, कॉलेज शिक्षा को भी त्याग दिया था। वैसे तो साहित्य सेवा के अंदर ये 4 साल की उम्र से ही आ गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो साहित्य सेवा इनके द्वारा की गई है, वो पूरी की पूरी जो साहित्य सेवा इन्होंने करी है, वो करी थी इन्होंने कॉलेज टाइम से, यानी कॉलेज का जो समय था, इनकी शिक्षा का जो समय था, कॉलेज टाइम जो था, उस समय से इन्होंने साहित्य सेवा में पूर्ण रूप से कार्य किया था। उसके बाद में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इनको सोवियत रूस पुरस्कार भी मिला है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और लास्ट में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है 1977 में, 28 दिसंबर 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं इनके द्वारा जो रचनाएं यहाँ पर लिखी गई हैं, बहुत अच्छी रचनाएं हैं, बहुत काव्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अंतिमा, कला और बूढ़ा चांद तथा लोकायतन, ये इनके द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं हैं। एक बार मैं फिर बता रहा हूं आपको, रिवाइज कर लीजिए। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत। युगवाणी, ग्राम्या स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा अंतिमा, कला और बूढ़ा चांद तथा लोकायतन, इनकी काव्य रचनाएं रही हैं। सारी की सारी जो रही हैं वो इनकी क्या रही है? काव्य रचनाएं रही हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। फिर देखिए इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या रही हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं जो रही है वो समझने की कोशिश कीजिए। पंत जी, मैंने आपको बताया था, प्रकृति के क्या थे? प्रेमी थे और कल्पना और कोमल कवि माने जाते हैं। पंत जी को सबसे मुख्य विशेषता पंत जी की यही है कि जो पंत जी थे वो प्रकृति प्रेमी और कोमल कल्पना वाले माने जाते हैं। उनका जो काव्य है वो रोमांटिक व्यक्तित्व प्रधान काव्य माना गया है। याद रखना है, पंत जी का जो काव्य है वो रोमांटिक व्यक्तित्व प्रधान काव्य माना जाता है। पंत जी का जो काव्य है, बार बार इसलिए बोला रहा हूं कि आप लोग यहाँ पर इसे याद रखें, पंत जी का जो काव्य है वो कैसा काव्य है? रोमांटिक काव्य है, अर्थात व्यक्तित्व प्रधान काव्य है। स्वयं के लिए ज्यादातर इनके द्वारा लिखा गया है। प्रकृति का जैसा सुंदर, कोमल और सूक्ष्म वर्णन इनके द्वारा किया गया है, वैसा अन्य किसी ने भी नहीं किया है। ये मैं बात आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रकृति का जो वर्णन सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा किया गया है, ऐसा किसी भी कवि के द्वारा प्रकृति का वर्णन कहीं भी किसी भी कवि के द्वारा नहीं किया गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रकृति की जो वाणी है वो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर समाहित इनके द्वारा की गई है। प्रकृति के बाद उन्होंने अपने काव्य में नारी सौंदर्य को स्थान दिया है। मेन बात मैं आपको बता दूं, प्रकृति के बाद में जो वर्णन प्रकृति का इन्होंने किया है, उसके बाद में वर्णन इन्होंने जो किया है वो नारी सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति के पहला नंबर प्रकृति का आता है, दूसरा नंबर नारी सौंदर्य का इन्होंने लिया है। ठीक है। तत्पश्चात वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इस तरह के जो वाद हैं, इसमें ये प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। उन्होंने शोषकों के प्रति जो है, जो शोषण करने वाले हैं, उनके प्रति इनके द्वारा क्या किया गया है? क्रोध। और दलितों के प्रति इनके द्वारा क्या किया गया है? सहानुभूति की भावना इनके द्वारा रखी गई है। अंत में वे अध्यात्म की ओर मुड़ गए। उनका मानवतावाद, सारी मानवता की एक
करना था। इनकी सबसे मेन विशेषता यहाँ पर ये बताई गई है, जो मानवतावाद इनके अंदर भरा हुआ था। ये चाहते थे कि कोई भी मनुष्य हो, कोई भी मनुष्य नहीं है जो यहाँ पर नहीं है, अर्थात यहाँ जो दूर हैं हमसे वो मनुष्य और जो यहाँ पर है वो मनुष्य आपस में भाईचारे के साथ रहे, मानवता के साथ रहे, जीवन को एक मानवता के साथ समझे, अर्थात सबको एक समझे। ऐसा सुमित्रा नंदन पंत हमेशा चाहते थे कि जिस तरह से प्रकृति एक साथ रह करके संपूर्ण जीवों को एक जैसा रखती है, संपूर्ण जीवों के प्रति एक जैसा व्यवहार करती है, जो प्रकृति के प्रति जो दया का भाव रखता है, प्रकृति के प्रति जो समाहित रहता है, प्रकृति के प्रति जो समर्पित रहता है, उसके प्रति प्रकृति हमेशा संपूर्ण रूप से जो है उसकी समस्या को हल करने के लिए तत्पर रहती है। उसी तरह से यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा भी कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा मनुष्य के साथ प्रकृति की तरह व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह से प्रकृति किसी के प्रति भेदभाव नहीं करती, उसी तरह से मनुष्य को भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा सुमित्रा नंदन पंत यहाँ कहते हैं। मानवतावाद को भरना चाहते हैं, मानवतावाद को समाहित करना चाहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत इस तरह से हमें यहाँ पर जगाना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आगे देखिए इनकी जो भाषा शैली रही है कैसी रही है। पंत जी शब्दों के कुशल क्या थे, शिल्पी माने जाते हैं। वे शब्दों की आत्मा तक गहरी पहुंच रखते थे। मतलब एक एक शब्द इन्होंने हीरे जैसे जड़े हो, रत्न जैसे जड़े हो, ऐसे शब्दों को इन्होंने अपनी भाषा शैली के अंदर समाहित किया है। जो व्यक्ति उनके शब्दों को पढ़ता है ये मान के चले कि बार बार उस व्यक्ति की पढ़ने की वहां पर इच्छा होती है। उनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों की क्या मानी गई है, अधिकता मानी गई है, यानी कि तत्सम शब्दों की अधिकता इनकी भाषा में मानी गई है। वे कोमल, मधुर और सूक्ष्म भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग करते थे। कोमल और सूक्ष्म भाव प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग जो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा किया गया है। पंत जी ने उपमा, रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकारों का अति सुंदर प्रयोग किया है। कौन कौन से? उपमा, रूपक और अनुप्रास और मानवीकरण जो अलंकार है। अनुप्रास जो अलंकार है वो शब्द अलंकार है। कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार है। और रूपक और जो मानवीकरण अलंकार है ये अलंकार है अर्थालंकार। कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार है। ठीक है। एक और होता है वो होता है उभया अलंकार। कौन सा होता है? उभया अलंकार। उभया अलंकार में आता है श्लेष अलंकार को हम लोग उभया अलंकार में गिनते हैं। यह आपको याद रखना है। ठीक है। तो अलंकार के बारे में भी यहाँ पर आया, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। वैसे अलंकार का पूरा टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ, वहाँ से आप अलंकार अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया है कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा मानवीकरण अलंकार को सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया गया है। जहाँ पर भी करण जुड़ जाता है उसके पहले बड़ी की मात्रा ही आती है। हमेशा बुद्धिकरण, शुद्धिकरण सब में बड़ी की मात्रा लगेगी। ठीक है ना। देखिए आगे, कविता के नाम से स्पष्ट है कि इसमें पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। ये कविता में यह कहती है कि जो पर्वत प्रदेश है उसमें वर्षा ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस कविता में हम यही पढ़ेंगे कि जो पर्वत प्रदेश है, जो पर्वत जहाँ पर है, पर्वत स्थान है, वहाँ पर क्या किया गया है? वर्षा ऋतु, यानी कि वर्षा, वहाँ पर पानी वहाँ पर बरस रहा होता है और उसका वर्णन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये कविता का सार मैं पहले आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि कविता के बारे में सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। पर्वत प्रदेश था, वर्षा ऋतु में प्रकृति जो है पल पल अपना रूप क्या कर रही थी? बदल रही थी। पर्वत प्रदेश था, पर्वत का वहाँ पर वातावरण था, पर्वत वहाँ पर थे, पर्वत का स्थान था और वहाँ पर प्रकृति क्या कर रही थी? अपने रूप को परिवर्तित कर रही थी, बदल रही थी। ठीक है। पर्वत के नीचे दर्पण जैसा तालाब था और ये पर्वत हैं। जिस तरह से ये पर्वत हैं और पर्वत के नीचे एक तालाब, दर्पण सा यहाँ पर तालाब फैला हुआ है। ये पर्वत के नीचे तालाब यहाँ पर फैला हुआ है। पर्वत पर हजारों फूल खिले थे और पर्वत पर हजारों फूल खिले थे। लगता था कि वे फूल पर्वत की क्या हैं? आंखें हो। ऐसा लग रहा था कि इन पर्वतों पर हजारों फूल खिले हुए थे और लगता था कि ये पर्वत की क्या है? आंखें हैं। ठीक है।
जिससे वो बार बार दर्पण में, इस तालाब रूपी दर्पण में वो अपना विराट रूप क्या कर रहे थे, देख रहे थे। कौन? पर्वत। फिर देखो, पर्वत से गिरने वाले झरने झरझर स्वर में मानो पर्वत की गौरव गाथा गा रहे हो। ये पर्वत से जो झरने गिर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये जो झरने हैं वो क्या कर रहे हो, इस पर्वत की क्या कर रहे हो, गौरव गुणगान कर रहे हो, गौरव गाथा गा रहे हो। चोटियों पर खड़े पेड़ और इन पर्वतों पर जो पेड़ खड़े हैं, इन पर्वतों पर जो पेड़ खड़े हैं, वो हमारी महत्वाकांक्षाओं को समान रूप से ऊंचे बता रहे हैं। वे मानो चुपचाप, अपलक और चिंता मग्न होकर के इस नीले आकाश को क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं, देख रहे हैं। अचानक बादल ऐसे ऊपर उठे मानो पूरा पहाड़ अपने पंख फड़फड़ा करके उड़ चला हो। झरने दिखना बंद हो गए हो, उनका शोर रह गया है। बादलों के कारण साल के जो पेड़ हैं वो धरती में धस गए हैं। बादल बहुत सारे यहाँ पर इन पर्वतों के पूरे आसपास क्या हो जाते हैं, बादल आ जाते हैं, और इन बादलों में वो पेड़ क्या हो गए हैं, धंस गए हैं। वो पेड़ इस बादलों में समा गए हैं। वो पेड़ धरती के अंदर धसे हुए नजर आ रहे हैं, नजर ही नहीं आते हैं। तालाब से उठता हुआ धुआं, ये जो तालाब है, इस तालाब से जो धुआं यानी कि जो पानी के अंदर से जो भाप निकल रही थी, वो जो धुआं है, वो बादलों के कारण धुआं देख करके लगता था मानो तालाब क्या हो गया है, जल गया है। इस प्रकार इंद्र देवता घूम घूम करके अपना इंद्रजाल क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इस तरह का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। हम लोग यहाँ पर जब इसको पढ़ेंगे हमें जबरदस्त आनंद आएगा। देखिए यहाँ पर जो सारी चीजें जो बताई गई हैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समाहित की गई हैं। इसे ये पर्वत देखिए, यहाँ पर कितना बढ़िया पर्वत है, पानी यहाँ पर है, और इस पर्वत की जो परछाई है वो देखो यहाँ पर नजर आ रही है। तो सारी बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ आता है, और पहले पैराग्राफ के अंदर इसने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है पर्वत प्रदेश में पावस किस तरह से। इस पिक्चर के माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इस पूरे पैराग्राफ को। ये यहाँ पर कहता है पर्वत ऋतु थी या पावस ऋतु थी, ठीक है। क्या थी? एक पावस ऋतु थी। पावस का मतलब होता है वर्षा, ठीक है, बात याद रखना भाई। पावस ऋतु थी यानी कि वर्षा का मौसम था, ठीक है। इसके बाद में क्या कहता है, पर्वत प्रदेश। कहाँ पर थी ये? पर्वत प्रदेश में, यानी कि पहाड़ों का ये जो पर्वत है, जहाँ पहाड़ हैं, तो ये पहाड़ हैं, ये पर्वत हैं, ठीक है। वो कहता है कि वर्षा ऋतु थी, यानी कि वर्षा ऋतु थी तो पानी वहाँ पर क्या हो रहा था, बरस रहा था। ये पानी वहाँ पर क्या हो रहा था, बरस रहा था। ये बादल हैं, याद रखना भाई, ये बादल हैं। समझने की कोशिश करना कि पावस ऋतु थी यानी कि वर्षा वहाँ पर हो रही थी, और वर्षा वहाँ पर हो रही थी, ये पानी की बूंदें गिर रही है, ठीक है। ये क्या हो रही है, पानी की बूंदें गिर रही है ऊपर से, ठीक है ना। तो पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश था। यानी कि पावस ऋतु का मतलब होता है कौन सी ऋतु? वर्षा की ऋतु, यानी कि बरसात की जो ऋतु होती है। पर्वत प्रदेश था, एक पर्वत प्रदेश था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और जो प्रकृति थी, ये जो प्रकृति थी, जो नेचर है, वो अपने वेश को क्या कर रहा था, अपने रूप को क्या कर रहा था, जो प्रकृति वो अपने रूप को क्या कर रही थी, पल पल परिवर्तित कर रही थी, बार बार बदल रही थी। क्या कर रही थी? बार बार बदल रही थी। यानी कि बात याद करें कि मैंने आपको बताया था पल पल शब्द में एक शब्द ही अगर दो बार आ जाता है तो वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर भी कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, याद रखना भाई, अव्ययी भाव समास होता है। ये मैंने आपको यहाँ समास भी बता दिया। तो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, यानी कि उस जगह पर जो प्रकृति थी वो अपने रूप को क्या कर रही थी, बदल रही थी। कहने का मतलब ये हुआ, अभी अभी तो पानी बरस रहा था, और अभी अभी क्या हो गया, अभी अभी जब पानी बरस रहा था तो वो पानी क्या हो जाता है, पानी यहाँ पर बंद हो जाता है, ठीक है। ये बादल सब खत्म हो गए साहब। ये प्रकृति ने अपने रूप को क्या कर लिया, बदल दिया है, अपने रूप को बदल दिया प्रकृति के द्वारा, यानी कि पानी बरसना बंद। अब आगे क्या होता है,
मेखलाकार, मेखलाकार पर्वत अपार। यानी कि ये जो पर्वत हैं, ये जो पर्वत हैं, ये जो पर्वत हैं, ये मेखलाकार रूप में हैं। ये पर्वत हैं, ये मेखलाकार रूप में हैं, यानी कि करधनी के समान है। इस तरह से पर्वत हैं, ये सारे के सारे पर्वत इस तरह से हैं। तो ये मेखलाकार हो गया, इसे कहते हैं मेखलाकार। ठीक है, पर्वत अपार यानी कि अपार श्रृंखला फैली हुई है, बहुत भयंकर तरीके से पर्वतों की लंबी श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है, अपार है। अपने सहस्त्र दर्ग सुमन फाड़, यानी कि अपने सहस्त्र दर्ग 1000, यानी कि सहस्त्र अपने 1000 दर्ग मतलब सुमन, सुमन का मतलब क्या होता है? पुष्प। दर्ग मतलब आंखें, फाड़ करके, यानी कि पुष्प रूपी आंखों को फाड़ करके, यानी कि 1000 पुष्प रूपी आंखों को फाड़ करके इसके ऊपर, इन पर्वतों के ऊपर फूल उगे हुए हैं। तो 1000 पुष्प रूपी आंखों को फाड़ करके अवलोक रहा है बार बार, यानी कि अवलोक का मतलब क्या होता है? देखना। अवलोक रहा है बार बार, यानी कि वो पर्वत जो है क्या कर रहा है? नीचे तालाब है, इसके अंदर ये यहाँ पर देखो ये पर्वत है, और ये पर्वत जो है अपने आकार को क्या कर रहा है? अवलोक रहा है, यानी कि देख रहा है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। नीचे जल में निज महाकार, ये नीचे जो पानी भरा हुआ है इसमें ये पर्वत जो है अपने महान आकार को क्या कर रहा है? ये पर्वत जो है अपने महान आकार को क्या कर रहा है? यहाँ पर ये पर्वत अपने महान आकार को क्या करता है? देख रहा है। समझ गए होंगे? सारी बातें एकदम क्लियर है, इस पिक्चर से सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है भाई। तो नीचे जल में निज महाकार, निज का मतलब क्या होता है? स्वयं। निज का मतलब क्या होता है? स्वयं के। और महाआकार को क्या बोलेंगे? महान आकार, महान आकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसके चरणों में पलाताल, और इस पर्वत के चरणों में, इस पर्वत के चरणों में क्या पल रहा है? ये एक तालाब पल रहा है। क्या पल रहा है भाई? तालाब इस चरण, पर्वत के चरणों में पला हुआ है। ये पर्वत है, ये इसके चरण है पर्वत के। ठीक है, और नीचे क्या है? ये तालाब है। दर्पण सा फैला है विशाल, और ये जो तालाब है ये दर्पण के समान, ये जो तालाब है ये तालाब किसके समान फैला हुआ है? दर्पण के समान, दर्पण के समान विशाल रूप में, विशाल रूप में, विशाल रूप में फैला हुआ है। आ गई बात समझ में? मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक बार और बता देता हूँ। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश था, यानी कि वर्षा ऋतु थी, किसमें? पर्वत प्रदेश में। ठीक है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति अपने वेश को पल पल बदल रही थी, बार बार बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार रूप में पर्वत क्या हो रहे थे? अपार तरीके से फैले हुए थे। अपने सहस्त्र दर्ग सुमन फाड़, और अपने हजारों फूल रूपी जो दर्ग, जो आंखें हैं, उनको फाड़ करके क्या कर रहे थे? वो अवलोक रहा था बार बार, यानी कि बार बार वो देख रहा था। नीचे जल में, नीचे जल में महाआकार, अपने स्वयं के महान आकार को, नीचे जो पानी भरा हुआ था इसमें वो क्या कर रहा था? देख रहा था। जिसके चरणों में पलाताल, यानी कि इस पर्वत के चरणों में, इस पर्वत के चरणों में क्या पल रहा है? तालाब पल रहा है। दर्पण सा फैला है विशाल, और ये जो तालाब है वो किसके समान फैला हुआ है? विशाल रूप में एक दर्पण के समान फैला हुआ है। ये यहाँ पर बताया जाता है। तो मेरे हिसाब से सारी बातें आप लोगों के यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। देखते हैं अब इसके पावस का मतलब, वो मैंने आपको बता दिया। पावस का मतलब वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश मैंने पहाड़ी क्षेत्र, पल पल मैंने क्षण क्षण, परिवर्तित मैंने बदलना। प्रकृति वेश का मतलब होता है प्रकृति का रूप, मेखलाकार करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल। ठीक है। अपार का मतलब असंख्य होता है, सहस्त्र मतलब हजारों, दर्ग सुमन का नेत्र के समान पुष्प फाड़ करके क्या कर रहा था? देख रहा था। अवलोक का मतलब क्या होता है? देखना। और निज का मतलब अपना, महाआकार मैंने बड़ा ढांचा, ताल मतलब तालाब, और दर्पण मतलब शीशा। तो सारी की सारी मीनिंग मैंने आपको वहां पर बता दिए, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये मीनिंग बहुत कारगर साबित होगी। अगर आपको लगता है कि मेरे को मीनिंग देख करके मैं अर्थ देख सकता हूं, तो भी आप लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है। तो यहाँ से देखकर भी आप अर्थ बता सकते हो, इसकी व्याख्या कर सकते हो, इसकी मीनिंग समझ सकते हो। सारे क्वेश्चन आप लोगों के व्याख्या से आंसर के रूप में निकल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है इसमें इसकी व्याख्या बताई गई है।
ये व्याख्या बहुत काम की चीज होती है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन इन सब व्याख्या से आंसर हम लोग दे सकते हैं। कवि कहता है पर्वतीय क्षेत्र था, मैंने आपको बताया था पर्वतीय क्षेत्र था, वर्षा ऋतु में ऐसा लगता था मानो प्रकृति क्या कर रही है, अपने रूप को बदल रही है, बार बार अपने रूप को बदल रही है। सामने विशालकाय पर्वत करधनी के समान दूर दूर तक क्या हो रहा था, फैला हुआ था। उस पर हजारों फूल क्या हो रहे थे, खिले हुए थे। वे फूल मानो पर्वत की आंखें थी, ऐसा लगता था मानो वह पर्वत अपनी हजार हजार आंखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा था। और उस पर्वत के पांवों के पास एक विशाल तालाब दर्पण के समान क्या हो रहा था, फैला हुआ था, जो एक पारदर्शी तालाब था। उसमें से पर्वत का क्या है, वो पर्वत अपने प्रतिबिंब को झांक करके क्या कर रहा था, देख रहा था। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को उस पैराग्राफ के माध्यम से समझा चुका हूं, आप आसानी से वहां पर वो चीज समझ सकते हो। जब वो चीज अगर समझ में आती है तो फिर इन चीजों से कोई ये नहीं रहता। ये चीजें इसलिए बताई जाती है कि आप आंसर जो है इस हिसाब से दे सकते हो, इस तरीके से आंसर को दे सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, पावस ऋतु का मतलब क्या होता है, पतझड़ होता है क्या नहीं होता, वर्षा होती है कि नहीं होती, सर्दी होती है कि नहीं होती, बसंत होती है कि नहीं होती। चलो बताओ अब कौन सा होगा, तो वर्षा ऋतु होती है। यानी कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वर्षा ऋतु ही क्या होती है, वर्षा ऋतु ही यहाँ पर पावस ऋतु को जो है वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है प्रकृति में पल पल क्या घटित हो रहा था। प्रकृति में पल पल यानी कि वातावरण बदल रहा था। ठीक है, हवाएं बदल रही थी, रंग बदल रहा था। ये तो मैंने बताया नहीं आपको, कपड़े बदल रहे थे, बताया क्या मैंने आपको, नहीं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत आसान है भाई। ठीक है, पर्वत की आंखें किन्हें कहा गया है, किनको कहा गया है पर्वत की आंखें, पेड़ों को, फूलों को, वनस्पति को, चोटी को। किसको कहा गया है पर्वत की आंखें, पेड़ों को, फूलों को, वनस्पति को। मैंने चोटी आपको बताया नहीं, वनस्पति आपको बताया नहीं, पेड़ मैंने बताया नहीं, क्या बताया मैंने आपको, फूलों को। यानी कि उसके हजार पुष्प रूपी आंखों से क्या कर रहा था, वो फाड़ करके तालाब के अंदर महान आकार को क्या कर रहा था, पर्वत देख रहा था। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया मैंने आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से। आपके ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दर्पण किसे कहा गया, बहुत सिंपल सी बात है, पर्वत के नीचे स्थित ताल को, पर्वत से निकले झरनों को, पर्वत से निकलती नदी को, समुद्र तट को। पर्वत के नीचे जो झरने हैं क्या उसको कहा गया है, नहीं। निकलती नदी को कहा गया है, तट को कहा गया है, नहीं। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं अगला 5, अपने महाआकार को कौन देख रखा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, अपने महान आकार को कौन देख रखा है। तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो आप, मेखला, पर्वत, सुमन, प्रकृति। कौन देख रहा है, पर्वत देख रहा था। सिंपल बात है। देखो अगला पैराग्राफ आता है, और अगले पैराग्राफ में बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग समझते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। गिरी का गौरव गा करके झरझर, यानी कि गिरी, गिरी मतलब पर्वत, गिरी का मतलब क्या होगा, वो पर्वत ही है, वो पर्वत ही है। उसके गौरव को, उसके गुणगान को, उसके गुणगान को, उसके गुणगान को गा करके झर झर मतलब झरने, झर झर मतलब क्या है, झरने। झरने जो है उस पर्वत के गुणगान को क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। यानी कि जो झरने हैं, ये जो झरने हैं, ये झरने गिर रहे हैं और उस पर्वत के गुणगान को क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित, जब इन झरनों की आवाज, जब इन झरनों की आवाज क्या हो रही है, जब कानों में आती है तो मद में यानी कि मदमस्त होकर के प्रत्येक नस में उस व्यक्ति के उत्तेजना प्रकट हो जाती है, ऐसा कहते हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर ये झरनों की, जो ये झरनों का जो पानी है ये मोती की लड़ियों के समान है। यानी कि झरनों का जो पानी है वो किसके समान हो रहा है, मोती की लड़ियों के समान, लड़ियों के समान क्या हो रहा है, बह रहा है। आगे बात समझ में, मोती की लड़ियों के समान झरते हैं झाग भरे निर्जर। ये झरने जो है झाग रूप में, झाग रूप में क्या हो रहे हैं, झर रहे हैं या बह रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो गिरिवर के उर से उठ उठ करके, इस गिरिवर मतलब पर्वत के, पर्वत के हृदय से उठ उठ करके, यानी कि पर्वत के हृदय से, गिरिवर का मतलब पर्वत और उर का मतलब हृदय से, उर का मतलब क्या होगा, हृदय से उठ करके उच्च आकांक्षाओं से तरवर, जो पेड़ हैं,
जो पेड़ हैं वो उच्च आकांक्षाएं लेकर के, जो पेड़, तरवर का मतलब क्या होता है पेड़, उच्च आकांक्षाओं को लेकर के झांक रहे हैं नीरव नभ पर, उस सुनसान आकाश की ओर क्या हो रहे हैं, देख रहे हैं। अनिमेष लगातार अटल रूप में कुछ चिंता पर, जिसे कुछ सोच रहे हो, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। गिरी का गौरव गाकर के झरझर, यानी कि जो झरने हैं उस पर्वत का क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, उसके गौरव को गान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित, जब वो झरने गिर रहे हैं तो उनकी जो आवाज आती है, तो उस व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति के कानों में अगर वो पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उसके उत्तेजना प्रकट हो रही हो। मोती की लड़ियों के सुंदर, और जो उन पानी जो गिर रहा था नीचे झरनों का, ऐसा लग रहा था जैसे मोती की लड़ियां ही क्या हो रही हो, झर रही हो। झरते हैं झाग भरे निर्जर, वो झाग भरे निर्जर जो झरने हो क्या हो रहे हैं, झर रहे हैं, बह रहे हैं। गिरी के उर्से उठ उठ करके, गिरी के उर्से उठ उठ करके, यानी कि गिरी यानी कि पर्वत जो है उसके हृदय से उठ करके उच्च आकांक्षा के साथ जो तरोहर, जो पेड़ हैं, ये झांक रहे हैं नीरव नभ पर, सुनसान आकाश की ओर देख रहे हैं, अनिमेष रूप में, अटल रूप। अनिमेष मतलब लगातार, अटल मतलब वहां से अडिग हैं, वहां से हटने वाले नहीं है, और कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ सोच रहे हो। इसकी मीनिंग देख लेते हैं, बहुत आसान है। इसकी मीनिंग कितनी आसान है देखिए आप। गिरी का मतलब पर्वत होता है, गिरी का मतलब पर्वत, पहाड़, गौरव का मतलब महिमा, मद का मतलब मस्ती, नस नस का मतलब रग रग में, उत्तेजित मतलब उत्तेजित होना, लड़ी मतलब मालाएं होती है, झरता मतलब गिरता, निर्जर मतलब झरना, गिरिवर मतलब ऊंचा पर्वत, ठीक है, और उर का मतलब हृदय, उच्च आकांक्षा है, ऊंचा उठने की इच्छा, तरवर का मतलब पेड़, नीरव का मतलब मौन या शांत, और नभ, नभ का मतलब आकाश होता है, अनिमेष का मतलब एकटक, अटल का मतलब सदा बनाए रहने वाला, नहीं टलने वाला, चिंता पर जैसे चिंतित है, कुछ सोच रहा है अपने मन में। ये सारे मीनिंग आप लोगों को जब मैंने ये पैराग्राफ पढ़ाया दूसरे नंबर का, उसमें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या भी वो जो मैंने करी है सेम वही व्याख्या है। कवि कहता है, पहाड़ों की छाती पर बहने वाले झाग जैसे जल वाले झरने ऐसे मनोरम लगाते हैं मानो ये मोतियों की लड़ियों से हो। यह झरझर की ध्वनि से मानो पर्वत की महानता का क्या कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो। इस स्वर को सुनकर दर्शकों की नस नस में क्या हो रही है, उत्तेजना भर जाती है। वे उत्साह और उमंग को क्या कर देते हैं, ओतप्रोत कर देते हैं। पहाड़ की छाती में से उग करके निकले हुए ऊंचे वृक्ष मन में उठती हुई उच्च आकांक्षाओं के समान लंबे हैं। वे शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल और चिंतालीन खड़े हैं, मानो आकाश का रहस्य वो सुलझाने में लगे हुए हो, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। निर्जर किसका गुणगान कर रहे थे? जो निर्जर जो झरने हैं वो किसका गुणगान कर रहे थे? हिमालय का, नदी का, पर्वत का, या फिर बादलों का? किसका गुणगान करेंगे? पर्वत का गुणगान करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, झाग भरे निर्जर क्यों कहा गया है? झाग भरे झरने की श्वेत धारा के कारण, बुलबुलों के कारण, साबुन के घोल के कारण, ये तो हो ही नहीं सकता, निर्मलता भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो, तो बुलबुलों के कारण ही क्या हो रहा है, भरे हुए हैं। उच्च आकांक्षाओं से तरवर का आज से क्या है? उच्च आकांक्षाएं लेकर के क्या हो रहा है, आकांक्षाओं से भरे हुए पेड़, कमाओ पेड़, बहुत ऊंचे पेड़, पेड़ों की आकांक्षाएं, यानी कि आकांक्षा से भरे हुए क्या है, पेड़ हैं। अगला प्रश्न आता है, पेड़ों के समूह कहाँ स्थित हैं? पेड़ों के समूह कहाँ स्थित हैं? पेड़ों के समूह नभ पर हैं, उर पर हैं, या पहाड़ पर हैं, या फिर धरती पर हैं? कहाँ पर थे वो? पहाड़ के ऊपर या पर्वत के ऊपर थे। अगला प्रश्न है, अनिमेष का मतलब होता है लगातार एक टक देखना। वो सिंपल है, तुरंत होगा नहीं। अपलक, नियमित और पलक झपका कर, पलक झपका पर होगा नहीं। अनियमित ये भी होगा नहीं, और अपलक हो जाएगा। इसका आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला पैराग्राफ आता है, बहुत जबरदस्त पैराग्राफ है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। उड़ गया अचानक लो भूधर, यानी कि जो पर्वत है, भूधर का मतलब जो पर्वत है, जो पर्वत है, जो पर्वत यहाँ पर दिया हुआ है, वो पर्वत क्या हो जाता है, उड़ जाता है। भूधर, भूधर का मतलब क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पर एक बार। भूधर का मतलब क्या होता है, पहाड़ या फिर पर्वत। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। फड़का अपार पारद के पर, यानी कि अपने, अपार यानी कि सफेद जो है पर उसके जो लगे हुए हैं, सफेद पंख जो उसके बादल रूप में जो नजर आ रहे हैं,
पारद के मतलब बादल के रूप में जो सफेद पंख हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो उन पंखों के माध्यम से क्या हो रहा है, उड़ रहा है। रव शेष रहे हैं निर्जर, अब केवल सारे बादल उड़ चुके हैं, केवल झरने ही क्या हो चुके हैं, वहां पर शेष रह गए हैं। ठीक है टूट पड़ा भू पर अंबर, और ऐसा लग रहा है जो बादलों के रूप में ऐसा लग रहा है जैसे वो अंबर जो है, आकाश जो है, ऐसा लगता है जैसे धरती के ऊपर आकर के टूट करके गिर गया हो। धस गए हैं धरा में सब्बे साल, और जो सब्बे यानी कि भय के साथ, सभे मतलब भय के साथ जो साल के जो वृक्ष हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो धरती के अंदर चले गए हो, धस गए हो। उठ रहा है धुआं जल गया है ताल, और नीचे जो है क्या हो रहा है, जब बरस के पानी की जो फ्री होता है उसके बाद में वो धुएं के रूप में ऐसा लग रहा है जैसे उस तालाब के अंदर से क्या हो रहा है, धुआं उठ रहा है। जलद यान में विचर विचर कर इंद्र खेलता इंद्रजाल, और इंद्र जो है ऐसा लग रहा है जैसे अपने इंद्रजाल, अपनी माया का वहां पर क्या कर रहा है, बखान कर रहा है, वर्णन कर रहा है, ऐसा इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो सारी बातें जो है ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हम लोग इसी माध्यम से समझते हैं कि ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसकी मीनिंग में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। भूधर का मतलब पहाड़ है, अपार का मतलब जिसका पार न हो, बहुत अधिक असीमित। पारद के पर मतलब पारे के समान धवल और चमकीले पंखों से रव शेष का मतलब केवल आवाज ही क्या रह गई थी, बस केवल आवाज ही वहां पर शेष रह गई थी। चारों ओर शांत वातावरण हो गया था, केवल पानी की आवाज ही शेष थी। टूट पड़ा, अचानक झपटा मार करके आ पड़ा। भू मतलब पृथ्वी पर, धरती पर, अंबर मतलब आकाश, धंस गए मतलब दब गए। कौन? साल के वृक्ष दब गए थे वहां पर। धरा मतलब धरती, सभे मतलब भय के साथ, और साल का मतलब एक वृक्ष के नाम से जो पहाड़ों पर पाया जाता है, एक वृक्ष है साल का जो पहाड़ के ऊपर पाया जाता है। ताल मतलब तालाब होता है। जलदयान मतलब बादल रूपी विमान। विचर विचर मतलब घूम घूम करके इंद्रजाल में क्या करता था, यानी कि इंद्र जो है अपनी जादूगिरी को वहां पर क्या कर रहा था, बिखेर रहा था। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या, ये सारी की सारी जो चीजें हैं यहाँ पर लो, उधर देखो, लगता है एक पूरा का पहाड़ जो है पारे के समान धवल हैं और चमकीले पंखों को फड़काता हुआ ऊपर आकाश में उड़ चला है। आशय इसका यह है कि अचानक पहाड़ के समान बहुत अधिक श्वेत और चमकीले बादल जो हैं आकाश में छा गए हैं। यहाँ तक कि झरने भी दिखना बंद हो गए हैं। बस उनकी झरझर की आवाज ही क्या हो रही है, शेष रह गई है। इतने भयंकर बादल वहां पर बरसे कि झरने भी नजर नहीं आए, पहाड़ भी नजर नहीं आए, पेड़ भी नजर नहीं आए, बस बादलों की गड़गड़ाहट, बस, और सब शांत, केवल उनकी आवाज। तुरंत बाद में उन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई कि लगा जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा है। उसने बारिश रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। साल के पेड़ बादलों के झुंड में ऐसे धसे हुए प्रतीत हो रहे थे, लगता है मानो वे भयभीत होकर के धरती में धस गए हो। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा कि मानो तालाब के जल से आग लग गई हो। जब पानी बरस करके फ्री हुआ तो तालाब में से जो भाप जो नजर आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो तालाब ही क्या है, जल रहा हो, ऐसा नजर आ रहा था। इस प्रकार वर्षा का देवता जो इंद्र है, बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादू के खेल को क्या कर रहा था, दिखा रहा था। ठीक है, कि वर्षा में पहाड़ पर क्षण क्षण में अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। मतलब वहां पर जब इंद्र ऐसा लग रहा था जैसे अपने जादू के खेल को दिखा रहा हो, तो उस वर्षा ऋतु में पहाड़ पर तरह तरह के दृश्य, अद्भुत दृश्य वहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, उड़ गया अचानक लोभ उधर, इसका मतलब क्या है, पहाड़ उड़ गया, पहाड़ तैरने लगा, बादल का विशाल समूह उड़ गया। जो बादलों का जो विशाल समूह है वो क्या हो गया था, उड़ गया था। लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे पहाड़ ही क्या हो रहा है, वहां पर उड़ गया है। पारद के पर किसे कहा गया है, चमकीले बादलों को। बादल रूपी पक्षी और पक्षियों के पंखों, बादलों के पंखों को। बहुत आसान है। पारद मतलब यहाँ पर बादल है। पारे के समान क्या है, पारे के समान बादलों के जो पंख हैं, अर्थात बादलों के पंखों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रव शेष रह गए निर्जर, केवल झरनों की आवाज ही क्या हो गई थी, वहां पर शेष रह गई थी। झरने मौन हो गए थे, झरने दिखाई नहीं दे रहे थे, झरनों की आवाज ही क्या हो गई थी, वहां पर शेष रह गई थी। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साल के पेड़ धरा में क्यों धस गए थे, देखिए यहाँ पर धरती गीली हो गई बादलों के दबाव से, बादलों के छाने के कारण साल के पेड़ धस जाना।
पड़ रहे थे, यानी कि वहाँ पर बादल छा गए थे, इस कारण ऐसा लग रहा था कि वो धरती में क्या हो गए हैं, धंस गए हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर जलदयान पर कौन क्रीड़ा कर रहा है। जलदयान पर क्रीड़ा कर रहा है इंद्रजाल, इंद्रयान, इंद्र या फिर निर्जर। कौन कर रहा था, इंद्र ही उस जलदयान में क्रीड़ा कर रहा था। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं एक एक क्वेश्चन। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, अभी अभी हमने जो व्याख्याएं करी हैं, यहाँ पर एक एक पैराग्राफ की, वो सारा का सारा इन क्वेश्चन में हमें काम देने वाला है। देखो यहाँ पर, यानी कि पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखो, पावस ऋतु में प्रकृति नए नए रूपों में हमारे सामने आती है। धरती गीली हो जाती है, सारे काम यही होते हैं, तालाब भर जाते हैं, उनमें से पहाड़ों का प्रतिबिंब झांकने लगता है, पहाड़ों का प्रतिबिंब क्या हो जाता है, देखने लग जाता है। कभी कभी विशाल आकार के चमकीले बादल पहाड़ के समान हमें आकाश में उड़ते हुए नजर आते हैं, प्रतीत होते हैं। और कभी अचानक वर्षा हो जाती है, कभी साल के वृक्ष बादलों के बीच में दस जान पड़ते हैं। ठीक है, और कभी तालाबों में धुआं निकलने लगता है। इस प्रकार पावस ऋतु में जो है प्रकृति के नए नए रूप हमें नजर आने लगते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। इस चैप्टर से तुम्हारे पैराग्राफ भी आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, और उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है जिस तरीके से ये समझने लायक चैप्टर था। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या कहता है, मेखलाकार शब्द का मतलब, मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या है, कवि के इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। मेखलाकार का मतलब होता है कमर के या करधनी के आकार का गोलाईदार उभार वाला जो भाग होता है, जो यहाँ पर चारों तरफ जो बांधा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, करधनी कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है मेखलाकार, उसे क्या कहा जाता है, मेखलाकार, जो कमर के चारों ओर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पहाड़ की विशालता के लिए किया है, क्योंकि ये पहाड़ हैं, ये जमीन है हमारी, ये धरती है हमारी, और इसके ऊपर जो ये पहाड़ हैं, इस तरह से कंटिन्यू आगे फैले हुए हैं। तो ये करधनी के समान फैले हुए हैं इस तरह से। तो ये है मेखला, ये क्या है, मेखला है ये। ठीक है, इसको कहेंगे मेखला, इसको कहेंगे मेखलाकार। ये पहाड़ों की जो है, पहाड़ है, ये पहाड़ों की जो है क्या है, मेखला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, सहस्त्रदृग सुमन से क्या तात्पर्य। अब सहस्त्रदृग सुमन, सहस्त्र का मतलब क्या होता है, हजार। ठीक है, और दृग का मतलब क्या होता है, बताओ। सुमन का मतलब होता है पुष्प या फूल। ठीक है, और दृग का मतलब क्या होता है, आंखें। आगे बात समझ में, से क्या तात्पर्य है, तो वो सिंपल सी बात है, पहाड़ों पर खिले हुए हजारों फूल जो पहाड़ की क्या है, आंखों के समान प्रतीत होते हैं। कवि ने कल्पना की है कि पहाड़ अपने नीचे फैले तालाब रूपी दर्पण में अपने विशाल आकार को क्या कर रहा है, देख रहा है। कितनी आंखों से, हजार पुष्प रूपी आंखों से क्या कर रहा है, देख रहा है। इसलिए कवि सुमनों को पहाड़ के नेत्र यहाँ पर कहा गया है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, कवि ने तालाब की समानता किसके समान दिखाई है और क्यों दिखाई है। कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ की है, जो तालाब है वहां का, उसकी समानता दर्पण के साथ की है, क्योंकि दर्पण जो है साफ, स्वच्छ और प्रतिबिंब दिखाने वाला सक्षम होता है। तालाब में भी यही तीनों गुण थे, इस कारण उन्होंने तालाब की समानता किससे बताई है, यहाँ पर जो तालाब की समानता है वो दर्पण के साथ की है। तो जो तालाब है वहां पर जो पहाड़ था, उस तालाब में अपने महान आकार को देख रहा था, इसलिए उस तालाब को यहाँ पर जो तुलना के रूप में लिया गया है वो दर्पण के रूप में लिया है। तालाब की समानता यहाँ पर दर्पण के रूप में हमें यहाँ पर समझाई गई है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखो पांचवा क्वेश्चन है, पर्वत के हृदय में उठकर के ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो है आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वो किस बात का प्रतिबिंब है। तो ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर्वत के हृदय से उठकर के आकाश की ओर देख करके सोच रहे थे कि वे कब आकाश को छू लेंगे, वे किस उपाय से इतना ऊंचा उठ सकेंगे। वे मन में उच्च आकांक्षा धारण किए हुए थे, वे मानव की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब यहाँ पर बताए गए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इन क्वेश्चन से मतलब आपके एक एक चीज जो है ना निकल के आती है।
साल के वृक्ष भयभीत होकर के धरती में क्यों धंस गए? साल के वृक्ष भयभीत होकर के धरती में इसलिए धंस गए क्योंकि अंबर ने अचानक धरती पर वर्षा के बाणों का आक्रमण कर दिया था। यानी कि अंबर यानी कि आकाश से जो है क्या हो रहा था, पानी बरस रहा था और चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि वो जो साल के वृक्ष हैं जैसे वो धरती में क्या हो गए हो, धंस गए हो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। झरने किसके गौरव का गान कर रहे थे? बताइए। झरने गिरी के गौरव का क्या कर रहे थे? गान कर रहे थे। उन्होंने बहते हुए झरने की तुलना किससे किए? मोतियों की लड़ियों से किए। बहते हुए झरने की तुलना मोतियों की लड़ियों के समान उन्होंने यहाँ पर की है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाते हैं, पूरे चैप्टर के पैराग्राफ हो जाते हैं, पूरे चैप्टर के पैराग्राफ की मीनिंग्स और उसकी व्याख्या और क्वेश्चन, और तो पूरे चैप्टर की व्याख्या, मीनिंग सब कुछ हमने यहाँ पर कर लिए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हमने यहाँ पर किए हैं, इसके साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी हमने किए हैं। एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। आप इसे बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए ऑब्जेक्टिव की प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न की प्लस व्याख्या जो मैंने करवाई है उसे अच्छे से समझिए। और ये जो चैप्टर है हमारा वो यहाँ पर फिनिश होता है। इस चैप्टर से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट यहाँ पर कंप्लीट मैंने करवा दिया है। कोई भी दिक्कत इस चैप्टर में आपको नहीं आने वाली है। बार बार रिवाइज कीजिए और मिलते हैं अब अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।